हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ज्योग्राफी क्लास। माय नेम इज सुखदीप कौर। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। एंड दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी विल डिस्कस इन 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट था ओशंस जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया। आज की क्लास के लिए क्या बचा? कॉन्टिनेंट्स। सो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक कॉन्टिनेंट से। Okay, generally we do know about the continents or the distribution of the continents that there are 7 continents. आज की तारीख में हमें यही पता है कि हमारे पास 7 continents हैं. The names are also mentioned over here. So North America, South America, Antarctica, Africa, Europe, Asia and Australia. But do you know that there are different types in which we can consider the number of continents? नहीं पता तो हम डिस्कस करते हैं। सो हम कॉन्टिनेंट्स के काउंट को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देर आर 4 कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो एंड 7 ऑल्सो। हाउ सो? रीजन इज देयर। सो द रीजन फॉर दैट इज sometimes we do consider North and South America as one. Why? डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ आपको ये जानना है कि जो नंबर ऑफ काउंट हम ले रहे हैं वो वेरी क्यों कर रहा है, कि कभी 4 काउंट कर रहे हैं, कभी 5, कभी 6, कभी 7। सो वो रीजंस है हमारे पास रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सेकेंड रीजन रिलेटेड टू यूरोप एंड एशिया एंड थर्ड इज रिलेटेड टू अफ्रीका एंड यूरेशिया। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पे हो गए 3 कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका, यूरोप और एशिया कलेक्टिवली बनाते हैं यूरेशिया। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये दोनों एक कंसिडर होते हैं या ये दोनों 2 कंसिडर होते हैं, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है, वैरायटी इन द टर्म्स ऑफ इन द काउंटिंग टर्म्स। सो व्हाई डू वी कंसिडर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एज 2 and as well as 1? So generally considered to be 2 continents, but sometimes we do count it as 1 because both are America, both are land masses that are connected also through the isthmus. So but if seen as a single landmass, they can be considered at 1, क्योंकि वो है भी दुनिया से अलग थलग। हमारे पास ये रहा प्रूफ, आप देख सकते हैं। दिस इज द पार्ट थ्रू विच इट इज कनेक्टेड एंड दोनों ही अमेरिका है। एंड आई होप वी नो दैट these continents were one at prior when the earth was originated. जब अर्थ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया, बना, क्वाइट द मिलियन ईयर्स अगो, तब एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, वो ब्रेकअप हुआ तो ये इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स बने। तो उस हिसाब से हम इसको सिंगल कंसिडर करते हैं। दूसरा हमारा कौन सा था? अफ्रीका एंड एशिया वाला। वो कैसे? नाउ दिस इज द अफ्रीका एंड एशिया इज कनेक्टेड टू इट। यू कैन सी यूरोप इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड। तो अफ्रीका एंड एशिया को एक कंसिडर भी किया जाता है, 2 भी किया जाता है। अब बात करते हैं 3 कॉन्टिनेंट्स की, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। सो दिस इज अफ्रीका, this is Europe and this is Asia. Somehow Europe is connected to Asia, so they are known as Eurasia, and Eurasia is connected to Africa, so they are considered to be 3 as well as 1. And reasons are already there. नॉर्थ अमेरिका एंड इन तीनों के कंसर्न में हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा हमने कि बोथ आर इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स बट टू बी कंसिडर्ड एज 1 ऑल्सो। सेकेंड, यूरोप एंड एशिया। सो जियोलॉजिस्ट, हु आर जियोलॉजिस्ट? Geologists are the one who study about the land. What is geo? Geo is land. So graphy is the study about land. तो जो land के बारे में, different land shapes के बारे में study करते हैं, उनको हम कहते हैं geologist. So geologists often regard them as a single continent. किसको? यूरेशिया को सिंगल कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे में मिक्सड अप है। आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ दैट मैप, वहां पे ऑरेंज और जो येलो कलर वाला था। सो देन फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, जियोलॉजिस्ट क्या कंसिडर करते हैं? एक, बट ये 2 भी हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ हाउ सो? अब भाई यूरोपियन नेशन अगर हम कंसिडर करें, इफ नॉट ऑल द यूरोपियन नेशन 6 क्लास में हो, इतना तो हमने अलग अलग सोर्सेस से ये पढ़ के या सुनने में समझ लिया होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया फॉर मोर देन 200 years. इट इज टू बी कंसिडर्ड। अब ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडिया में
फ्रेंच लोग भी आए थे, डच भी आए थे, पोर्तुगीज भी आए थे। तो पोर्तुगीज कहाँ के होते हैं? पोर्टुगल, दैट इज अ नेशन ऑफ यूरोप। डच पीपल फ्रॉम यूरोप, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंच पीपल फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम यूरोप एज वेल। तब इतने सारे लोग, इतने सारे यूरोपियन देशों ने एशियन देशों पर कब्जा करने की कोशिश की। दे एक्सप्लॉइटेड द एशियन नेशंस एंड पर्टिकुलरली एम वाज इंडिया, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तब उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट कैसे किया? फाइनेंशियल लॉसेस देके वो यहाँ पे आए, यहाँ से खूब लूटा सामान। यहाँ पे जॉब जरूर करते थे, बट यहीं के पैसे से वो अपने लोगों को सैलरी देते थे। सो देर आर वेरियस रीजंस। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए हमें क्या पढ़ना है कि यूरोप और एशिया के कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंस में क्या हुआ? यूरोप को हम वेस्टर्न साइड कंसिडर करते हैं और इंडिया को हम ईस्टर्न साइड। हमारे यहाँ ट्रेडिशन कल्चर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, या मैं किसी देश को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द डिफरेंस, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ईस्टर्न हम कंसिडर कर रहे हैं इंडिया को, और वेस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं यूरोप को। वहां का वेस्टर्नाइजेशन है, वहां का वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर। अब हिस्ट्री की बात करें, इंडिया का जो रिच हिस्ट्री है, दैट इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक इन द वर्ल्ड। इतना रिच हिस्ट्री रहा है इंडिया का। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेडर्स आए जिन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। मुगल्स आए, यहाँ के हिंदू किंगडम्स, यहाँ के हिंदू किंग्स। इफ यू टॉक अबाउट अशोका इटसेल्फ, आपके हिस्ट्री के चैप्टर में भी आता है ये। ठीक है, सो दो कंसर्न हो गए हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल कंसर्न और एक इनको टू कॉन्टिनेंट्स इंडिविजुअली कंसर्न करने का। सो जनरली कंसिडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स। इनको भी कंसिडर कर सकते थे, हालांकि यूरेशिया भी कंसिडर होता है, बट कुछ लोग इस पे नहीं एग्री करते हैं। थर्ड इज अफ्रीकन यूरेशिया। तो यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया, थर्ड इज अफ्रीका। सो जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीकन यूरेशिया, क्योंकि यूरेशिया को कंबाइंड माना जाता है एज दे आर फिजिकली कनेक्टेड, बट समटाइम्स एज वन कॉन्टिनेंट। वो भी मैंने आपको मैप की हेल्प से समझा दिया था। दैट इज द रीजन वी हैव इंडिविजुअल काउंट। सो अगर हम 4 कॉन्टिनेंट्स को कंसिडर करें, वी हैव अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका कलेक्टिवली, नॉर्थ एंड साउथ, अंटार्कटिक एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम 5 काउंट करते हैं, देन ऑल्सो अफ्रीका, अमेरिका अगेन कंबाइन, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया। इसी तरह से 6 और 7 है। 7 जो है हमारा आज का करंट काउंट कंसिडर किया जाता है। दैट इफ अ क्वेश्चन कम्स, देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट that there are 7 continents in the world, and these are the names because every individual continent, every individual huge mass is to be considered. चाहे दोनों ही अमेरिका है, बट हम उन्हें इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं आज की तारीख में, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो आई होप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को काउंट को कंसिडर करने का रीजन आपके पास है। नाउ देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वन फैक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट्स। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये डोंट मिस आउट पढ़ा रही हूँ, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर। ऑफ कोर्स वट एवर पार्ट इज गिवन इन द चैप्टर दैट इज रिलेटेड। इनमें से क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं, सो माइंडेड, डोंट स्किप, डोंट मिस अप। ओके, सो मूविंग विद दिस इमेज, what is this image about? So this is the symbolic image of the Olympic Games. Olympic Games, they are conducted almost in every nation, but jo precisely those who fulfill all the formalities, the opportunity is in their goal. So rings symbolizing continents. One of the symbols of the Olympic rings, ये Olympic rings है। Olympic के बहुत सारे symbols यूज होते हैं, उनमें से हमने बेसिकली क्यों लिया है, क्योंकि you can see that these are 5 individual rings. 5 of these individual rings represent 5 individual inhabited continents of the world, and those continents are Africa, America, Asia, Australia and Europe. इनका background है white, so consider it. All the flags do have white background, but some individual colors are used for each and every continent. तो यहाँ पे 5 individual colors की rings लेने का और white base रखने का concept यही है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन,
colors of the rings represent the color of the every competing country's flag. तो ये जो colors लिए गए हैं blue, black, so all these are, or we can say they do belong to, or one of the colors from the each ring belongs to one of the individual continent. So उनको collectively यहाँ पे intertangled बताया गया, आपस में connected है. If you will see यहाँ पे these are connected. So this shows that although there are individual continents, but still they are unitedly part of one world. Got that? So kindly don't skip this, don't miss out. चलते हैं आगे हमारे आइलैंड्स के बारे में. कॉन्टिनेंट्स के बाद आइलैंड्स आते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक कि पहले एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था. ऑल्दो कॉन्टिनेंट का नाम आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू. तो आज से मिलियन ईयर्स पहले धरती पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, एंड धरती पर एक सिंगल था हमारा वाटर बॉडी जिसका नाम था पेंथेलासा. पैन का मतलब होता है एवरीवेयर, जिया का मतलब है यहाँ पे लैंड, एंड हमारे थलासा का मतलब होता है वाटर रिलेटेड टू द ओशन इटसेल्फ, क्योंकि लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ओशंस. तो सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट था, ये स्प्लिट अप हुआ. रीजन अब हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी आर अ बिट इन द लोअर क्लास. ठीक है, सिंगल कॉन्टिनेंट टूटा, कुछ बड़े टुकड़े हुए, कुछ छोटे टुकड़े हुए, तो बड़े टुकड़े बने कॉन्टिनेंट्स, छोटे टुकड़े बने आइलैंड्स. सो व्हाट आर आइलैंड्स? स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड. इनका एक स्पेसिफिक क्वालिटी होता है दैट दे आर सराउंडेड बाय वाटर. यू कैन सी this is the major landmass over here of the island, and it is surrounded by the water from all the sides, so they are known as islands. Continents भी surrounded होते हैं पानी से, but they are not surrounded from four of the sides. Still four of the sides. इनका जो major difference है islands and continents को अलग अलग consider करने का, कि island होते हैं छोटे landmass, you can see, and continents are huge landmasses. Clear? So same reason, continents are also surrounded by water, but they are not considered islands. So उनको क्या consider नहीं किया जाता है? Island consider नहीं किया जाता है. Reason is they are so large, they are huge land masses. So that was the introduction of islands. Another don't miss out is with us. As we were discussing islands, तो हम दुनिया के सबसे बड़े island का एक थोड़ा सा hint ले लेते हैं for the educational part. So Greenland is the largest island of the world. And sometimes scientists do discuss about Antarctica as well. Antarctica is the 7th continent, yeah, one of the 7 continents of the world. That is also surrounded by water. But इसको island consider नहीं किया जाता, इसको continent, क्योंकि huge land mass है, but it is not inhabited permanently. यहाँ पे लोग permanently नहीं रहते हैं, यहाँ पे जाते हैं research purpose से. क्यों? क्योंकि इट इज एंटायरली इनहैबिटेड. यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही लीस्ट है, ऑलमोस्ट नहीं है. तो वेजिटेशन नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ स्नो ही स्नो है, तो इट विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ और ऑल द काइंड्स ऑफ लाइफ ओवर देयर. ऐसा नहीं कि वहां पे लाइफ ही नहीं है, यस लाइफ इज देयर बट इन लीस्ट काउंट. तो जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका में कुछ डीप रूटेड हमारे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं. तो इंडिया ने वहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर खोला है. सबसे पहले एक खोला, फिर उसके बाद 2 और खोल दिए. तो जो सबसे पहले रिसर्च सेंटर खोला गया था अंटार्कटिका के लैंड पर, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो रिसर्च सेंटर था उसका नाम था, एक्चुअली है, इट इज स्टिल देयर, दक्षिण गंगोत्री. दक्षिण गंगोत्री के बाद 2 और हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं इंडिया के. कहाँ पे? अंटार्कटिका पे. सो इंडिया के टर्म में अगर हम बात करें आइलैंड्स की, तो मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स आर देयर, बट 2 आर मेजर अमंग देम. अंडमान निकोबार कौन सी वाटर बॉडी में है? अंडमान निकोबार है हमारे बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप है हमारे अरेबियन सी में. तो दिस इज ऑल अबाउट. और ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन 1983, तो ईयर आप याद रख लीजिएगा कि किस ईयर में यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट रिसर्च सेंटर खोला गया था. इंडिया एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन नेम्ड एज दक्षिण गंगोत्री. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं, इनसाइड के लिए आ सकता है.
सो टू कंडक्ट रिसर्च वर्क ऑन द क्लाइमेट, तो यहाँ पे रिसर्च किस चीज पे हो रही है, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट में क्या आता है, हमारी पर्टिकुलरली प्रेसिपिटेशन आ जाती है, सन कैसे इफेक्ट करता है यहाँ के क्लाइमेट में, हमारा आता है कि थ्रू आउट द डे व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी देयर, हवा को, सनलाइट को एंड उससे रिलेटेड प्रेसिपिटेशन। सो 2-3 बेसिक चीजें हैं जो क्लाइमेट में आती हैं। तो अंटार्कटिका का क्लाइमेट यूनिक है, माइनस, एक्सट्रीम माइनस में रहता है थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर। सो दैट इज द थिंग टू बी कंसिडर्ड, व्हाट आर द लॉजिकल रीजंस बिहाइंड दैट। अनदर इज टू डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आता है, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ने तो वहां पे ज्यादा एनवायरनमेंट बनाया नहीं है, हम ही ने बनाया, जो जाके रिसर्च सेंटर्स खोले तो बचा क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल में आ जाते हैं फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन, वेजिटेशन को बोलते हैं फ्लोरा, फौना को बोलते हैं एनिमल्स। तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए एंड बाद में 2 और बेस बनाए गए हैं। तो ये तो था कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कशन। ओशंस का हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट द ओशंस एंड लाइफ, कि ओशन और लाइफ का कनेक्टिविटी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओशंस ऑन द लाइफ। एंड हम लाइफ की बात कर रहे हैं, सो देयर आर 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स अलोंग विद ह्यूमंस। ओके, सो ओशन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ओशन इज इट सेंड्स, ऐसे थोड़ी कि गिफ्ट लेके जा रहा है, लो भाई कॉन्टिनेंट्स बारिश ले लो, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। और आपको इतना तो नॉलेज है ही, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था that oceans are the largest source of water body on the earth। अब सन की हीट जितनी ज्यादा पड़ेगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, फिर फाइनली क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। दिस इज हाउ ओशन सेंड रेन्स टू द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नाउ पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल, ये जो रेन है जो कॉन्टिनेंट्स पे जा रही है ओशन से, ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है। वाटर साइकिल में क्या होता है, बेसिकली द वाटर इज देयर, देन वाटर इवेपोरेट्स, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड फाइनली रेन इज पोरिंग। ये वाटर साइकिल हुआ ना भाई, ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे साइकिल चलता रहता है। फिर से गर्मी हुई, ये धूप भी बना देते हम, धूप से पानी भाप बन के उड़ा, बादल बने, बारिश हुई। दैट इज व्हाट इज सेड कि ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है कि ओशंस कॉन्टिनेंट्स पे बारिश की वजह है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, अभी बताया था, वेजिटेशन। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स के अलावा जो ओशंस में भी हमारे जो हैं वेजिटेशन पाए जाते हैं, और नीड नॉट टू बी शॉक्ड, ह्यूज प्लेंटी अमाउंट ऑफ वेजिटेशन इज प्रेजेंट इनसाइड द ओशंस। तो उनकी वजह से भी प्लैनेट पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, पानी में भी तो एनिमल सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट्स भी जिंदा हैं। इट्स मीन देयर आर द रिच सोर्सेज ऑफ व्हाट, एयर टू ब्रीथ। दैट इज व्हाई, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि ओशंस का फ्लोरा का क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि इतना ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसको द प्लैनेट्स लंग्स भी कहा जाता है। नाउ ऑन द अर्थ सरफेस, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, हम पेड़ों को काट रहे हैं, एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट ओशंस में अभी भी दे आर बिट सेव्ड। अदर थिंग इज, और अदर इम्पैक्ट ऑफ ओशंस ऑन लाइफ इज दे रेगुलेट द क्लाइमेट। अभी बताया, रेगुलेट द क्लाइमेट। अब बारिश का तो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, और क्लाइमेट में इसके अलावा क्या आता है, टेम्परेचर भी तो आ जाता है कि ओके आज का टेम्परेचर इतना रहेगा। वी डू लिसन इट in the news or we do read it on the newspaper or from the newspaper। तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर इतना, लोएस्ट इतना। तो जो हवाएं ओशन से कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाती हैं वो ठंडी होती हैं। तो जो कॉन्टिनेंट, लेट मी यूज दिस पार्ट, ओके, नाउ दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द साउथ अमेरिका। काइंडली डोंट लाफ, माय ड्राइंग इज क्वाइट अ डिजास्टर, बट हमें समझना है। सो दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका। नाउ ये तो जो आ जाता है, मैं शेड कर रही हूँ इसका इंटरनल पार्ट, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, दोनों में ही। ठीक है, अब रह गया इसका ये कोस्टल रीजन, चाहे चारों तरफ का मान लीजिए, सेम हियर। नाउ द थिंग टू कंसिडर इज, ओशन से हवाएं चलती हैं तो वो ठंडी होती हैं, तो वो कोस्टल एरिया को, नॉट एग्जैक्टली ठंडी, दे आर काइंड ऑफ ह्यूमिड, but they are not hot,
सो दे डू अफेक्ट द कोस्टल एरियाज क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्लाइमेट में बारिश भी एक हिस्सा है क्लाइमेट का। तो कोस्टल एरियाज में बारिश ज्यादा होती है ओशनिक वाटर की वजह से। जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है वहां पे बारिश कुछ कम रह जाती है। रीजन इज दे आर फार अवे फ्रॉम द coastal area, yeah, they are far away from the oceans. So this is the reason that we have discussed over here. It regulates the climate, sustain life on the earth. अब भाई oceans हमें fresh water source भी दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं क्योंकि ये लंग्स का काम कर रहे हैं भाई। Inhaling CO2, exhaling oxygen. So that was all about how the oceans are responsible for the sustainment of the life. कि ओशंस हमें ऑक्सीजन और क्या क्या देते हैं, फूड्स, मरीन फूड्स, मिनरल्स, बहुत सारे सोर्सेस से एनरिच करते हैं। अभी इफ वी टॉक अबाउट दैट, ये तो थे कुछ इसके रिस्पॉन्सिबल इम्पैक्ट्स। नाउ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो था दैट वाज it is having other purposes or it was to be used for various purposes and it is being used till date as well. तो किन किन चीजों के लिए हम लोग ओशंस और सी वाटर को यूज करते हैं या ओशनिक एंड सी रूट्स को यूज करते हैं टू माइग्रेट टू अनदर रीजन या अदर रीजन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई है या समहाउ द ट्रांसपोर्ट करना है आर्मी से रिलेटेड, फॉर दैट पर्पस। एज अ सोर्स ऑफ फूड, मरीन फूड मिलता है। ओशंस नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल। ओशंस ने क्या किया है, नरिश किया है। नरिश का मतलब हिंदी में बोलते हैं पालन पोषण में मदद करना, पालने पोषण में, मतलब फॉर द अपब्रिंगिंग पार्ट। अब ऐसा नहीं कि ओशंस ने ही ह्यूमंस को पाला पोसा है, इट्स नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे नरिश का मतलब है oceans had provided each and everything that was required and that is required by the coastal people. Coastal people समुद्र तटीय इलाका, as in this is the landmass and this is the water body. So people living in this region particularly, they are known as coastal region people. तो इन coastal regional areas में जो लोग रहते हैं उनके लिए मरीन से हमारा फिशिंग हो गया, ये सारे पर्पसेस फुलफिल होते हैं। दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज गिवन कि ओशंस नरिश द कल्चर्स ऑफ द कोस्टल पीपल। कल्चर, ओशंस के किनारे जिस तरीके का वेजिटेशन होता है, जिस तरीके का क्लाइमेट होता है, उसी हिसाब से वहां के लोग खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, नाउ देर आर वेरियस रीजन्स दैट आर अ थ्रेट टू द मरीन एनवायरमेंट। मरीन एनवायरमेंट, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द ओशनिक वाटर। रीजन क्या है? ऑफ कोर्स ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर। आई एम सेइंग एज इन ह्यूमंस प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करते हैं। पीपल हु सेल इन बोट्स, शिप्स within the oceans, they might dispose the waste. Then overfishing is done. So sea marine, इसमें हम बात करें fauna की, तो fauna की जो क्वांटिटी है या स्ट्रेंथ बोल दीजिए कम हो रही है। many other pollution जैसे कि the shipwrecks, the ships who got sunk, जो जहाज डूब जाते हैं उनका ऑयल लीक हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट में डूब जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है वाटर बॉडीज में, तो वहां से ऑयल लीक हो जाता है। सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन दैट आर अ थ्रेट टू द मरीन एनवायरनमेंट। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड कलेक्टिवली have that approach कि we have to protect the marine life and it's not only about marine life। क्या हमें continents पे जो life है, flora fauna, उसको save नहीं करना चाहिए? Life is important, life is precious for everyone. So what we should do, it is a collective responsibility। जिम्मेवारी है हमारी किस चीज की? To protect oceans for the future of the planet and humanity। पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम में हो जाएगी, बारिश नहीं होगी। सो देर आर वेरियस ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब इसके साथ हमारा एक और डोंट मिस आउट आ रहा है। डोंट मिस आउट में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। टू प्रोटेक्ट द मरीन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस हैड असाइंड अ पर्टिकुलर डे, 8 जून को, जून 8 वी डू सेलिब्रेट वर्ल्ड, कौन सा डे? मरीन डे कि ओशन डे? ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं। जिस फॉर व्हाट पर्पस? टू रिमाइंड अस ऑफ ऑल द मेजर रोल्स दैट ओशंस
has played and oceans are playing in our life. So ये हुआ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट. सेकेंड पार्ट भी आज हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में के साथ साथ ओशंस को भी थोड़ा सा रीवैल्यूएट किया. तो यहाँ पे कुछ मरीन फिशेस हैं और मरीन लाइफ है, ऑल्दो वी कैन से, ऑफ द ओशंस ओवर हियर. नाउ दैट वाज आवर आउटकम. क्या पढ़ा हमने आउटकम में? हमने आउटकम में पढ़ा दैट हाउ oceans and continents impact life in the three terms: life of flora, that is vegetation; life of fauna, that is animals; and life of animals. So that was all about our chapter number 2, जो कि खत्म होता है यहाँ पे. अब बारी है क्विक रिविजन की with the help of 2 questions. So first question is on a screen. Dash part of the earth is covered by land. Remember 25 का रेशियो 75 भाई 3/4 and 25 1/4. तो पानी ज्यादा है या लैंड ज्यादा है अर्थ पर? पानी ज्यादा है. यहाँ पे पूछे लैंड का एरिया, तो यहाँ पे है हमारा 1/4. 3/4 तो हो गया हमारा ओशंस का या वाटर बॉडीज का. सेकेंड क्वेश्चन इज डैश आर कॉल्ड द प्लैनेट लंग्स. रिपीटेडली हमने पढ़ा, 3-4 बार हमने पढ़ा. लंग्स ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पर्टिकुलर गैसेस. तो ये जो एक्सचेंज का मोड है वो क्या है? फ्लोरा, दैट इज वेजिटेशन. तो हमारा आंसर है कहाँ से है वेजिटेशन? ओशंस का. तो ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स भी कहते हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पेशेंट लर्नर. तो आज की क्लास में जो पढ़ाया, होपफुली दैट इज क्लियर टू यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.